हेलो फ्रेंड्स, शांति स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेरक विवर्तनिकीय सिद्धांत के बारे में। इसके पहले हमने कई सिद्धांत पढ़ा है, तो दोस्तों एक बार फिर से हम सारे सिद्धांतों को रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो वैगनर के द्वारा दिया गया था। उनका कहना था कि जो महाद्वीप है वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षक बल के द्वारा ही विस्थापित होते हैं, लेकिन सभी वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। जिसके बाद से एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है होब्स। उन्होंने अपने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम है सनोनी धारा। उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो मेंटल में सनोनी धारा है, यानी जो मेंटल में जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ रहते हैं उसके वजह से ही वो सनोनी धारा यानी मैग्मा जो होता है उसके वजह से क्या होता है, प्लेटों का यानी जो भी महाद्वीपों का विस्थापन होता है, और उनके सिद्धांत को स्वीकार किया गया। फिर उसके बाद से एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हैरी हेस। हैरी हेस सार्वभौमिक प्रसर सिद्धांत देते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ महाद्वीप ही नहीं बल्कि ये सारे महासागर भी विस्थापित होते हैं, यानी इनमें ये भी सारे महासागर भी अस्थिर है, ये भी स्थिर नहीं है। फिर उसके बाद से सभी सिद्धांतों को मिलाकर एक नोट्स जैसा तैयार किया गया और जिसको हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। दोस्तों, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये कई सिद्धांतों का इसमें कई सिद्धांतों के बारे में पढ़ा जाता है, यानी ये कई सिद्धांतों का एक रूपरेखा है। और दोस्तों, इस सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया, यानी किसी एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। ये जो सिद्धांत है ये बहुत सारे सिद्धांतों बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें जो प्रमुख वैज्ञानिक आते हैं, जैसे कि इसमें पहले आते हैं हैरी हेस। हैरी हेस सागर नियतक प्रसर सिद्धांत दिए थे, और जब मैं इस सिद्धांत के बारे में बताई थी तो इनके बारे में बताई थी। तो दोस्तों आज के बारे में हम इनके बारे में उतना चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे प्रमुख वैज्ञानिक है जिन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में अपना योगदान दिया। दूसरे नंबर पे आते हैं, उनका नाम है मार्गन। और जो तीसरे नंबर पे आते हैं उनका नाम है मैकेंजी। फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है पार्कर। फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विल्सन। ये सारे वैज्ञानिक है जिन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में अपना योगदान दिया। यहाँ तक कि वैगनर ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। और दोस्तों जैसे ये मार्गन है, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा ये मतलब जो तैयार किया गया था सिद्धांत, जो प्रतिपादन किया गया था वो 1967 में किया गया था, और प्रतिपादित तो किए थे मार्गन ने। और जो विल्सन थे इन्होंने सबसे पहले इस प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी तो विल्सन क्या किए थे, प्लेट शब्द का प्रयोग किए थे। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि प्लेट का अर्थ क्या होता है, यानी प्लेट किसको बोलते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी का एक पार्ट है, ये जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोर बोलते हैं। कोर भी दो भागों में बटा हुआ है, एक को बोलते हैं आंतरिक कोर, दूसरा को बोलते हैं बाह्य कोर। यानी इसमें क्या होता है, कोर में भी दो भाग होते हैं। ठीक वैसे ही मेंटल के भी दो भाग होते हैं, एक ऊपरी मेंटल और एक निचली मेंटल। तो इस प्रकार से, और जो ये ऊपर का हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, यानी भूपटल बोलते हैं। तो प्लेट हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ऊपरी परत है, यानी सपोज ये मेंटल है और ये मेंटल का ऊपरी परत है, ये क्या ऊपरी परत है और ये इसका निचली परत है। तो हम लोग प्लेट बोलेंगे, प्लेट किसको बोलेंगे, मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, और जो क्रस्ट है यानी जो भूपटल है इसको मिलाकर ही प्लेट, इसको ही प्लेट बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्लेट होता है ये एक अष्टल मंडल का एक भाग होता है, और इस पर ही जो महाद्वीप और महासागर होते हैं।
और जो प्लेट्स होते हैं इनकी मोटाई कितनी होती है, लगभग 100 किलोमीटर तक होती है। कितना? लगभग 100 किलोमीटर होती है, ये इतनी मोटी होती है। तो हमने समझा कि प्लेट्स होते हैं। अब दोस्तों जो प्लेट होता है इसमें विस्थापन होता है, इसमें गति होती है। आप इसके नाम से ही देख सकते हैं। प्लेट का मतलब होता है, जो मैं आपको बताई, अष्टमंडल का एक भाग होता है। और विवर्तनिकी का मतलब होता है मूवमेंट होना, यानी गति होना। तो यानी क्या हो रहा है, इन प्लेटों में भी गति हो रहा है। प्लेट का मतलब क्या है? स्थल मंडल का भाग। और विवर्तनिकी का मतलब होता है गति। यानी प्लेट की जो गति होती है उसी को बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दोस्तों जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये कई सारी प्रक्रिया को व्याख्या करता है। जैसे ये भूकंप की व्याख्या करता है, उसके बाद से ज्वालामुखी की प्रक्रिया का भी व्याख्या करता है। किसका व्याख्या करता है? ज्वालामुखी। यहाँ तक कि ये जो पर्वत निर्वाह है उसका भी व्याख्या करता है। किसका व्याख्या करता है? पर्वत निर्माण, इसका यह व्याख्या करता है। और दोस्तों हम ये समझते हैं कि जो इसका गति हो रहा है तो किस दिशा में हो रहा है। ये गति के आधार पर ये प्लेट्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यानी गति के आधार पर प्लेट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला है वो है रचनात्मक प्लेट्स। पहला कौन सा है? रचनात्मक प्लेट। दूसरा प्लेट है उसका नाम है विनाशात्मक प्लेट। और जो तीसरा है उसका नाम है संरक्षित प्लेट। ये सारे क्या है? ये है प्लेट के प्रकार, यानी गति के आधार पर इनके ये प्रकार हैं। तो रचनात्मक प्लेट क्या होता है? दोस्तों जैसा कि मैं आपको अभी बताई कि प्लेट्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो यानी कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या होता है कि सपोज ये क्रस्ट है, हमारा भूपटल है जिसमें हम लोग रहते हैं, और यहाँ पे क्या है? ये मेंटल है जहाँ से ये मैग्मा बाहर निकल रहा है। तो हमने पढ़ा था सरवनी धारा सिद्धांत में ही पढ़ा था। उसके बाद से हैरी हेस ने सागर नेत्र प्रसर सिद्धांत दिया था, उसमें भी हमने देखा था कि जो मैग्मा है वो क्या करता है कि क्रस्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद से वो कभी ना कभी सफल हो जाता है। और ये मैग्मा क्या होता है कि ये बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है तो पहले इसका तापमान बहुत ही अधिक था, लेकिन जब वो समुद्र के पास आया तो उसका तापमान कम हो गया, जिसके वजह से तापमान कम हुआ तो ये एक ऐसे ठोस में ये जम गया, यानी कि ये एक चट्टान का रूप धारण कर लिया, एक नया क्रस्ट बनाया। तो ये क्या हो रहा है? एक फॉर्मेशन कर रहा है, एक न्यू क्रस्ट का, यानी एक नया भूपटल का फॉर्मेशन कर रहा है, बन रहा है। इसके वजह से इसको रचनात्मक प्लेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रचनात्मक प्लेट। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमको मैं जब मैं सागर नेत्र प्रसर सिद्धांत बताई थी तो मैं उसमें भी बताई थी, फिर से बार बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है? मिड अटलांटिक ओशियनिक रीज। यानी जो अटलांटिक महासागर है उसके बीचों बीच ऐसी चट्टानों की श्रृंखला पाई जाती है। वो किसके वजह से होता है? ये उसको हम लोग बोल सकते हैं रचनात्मक प्लेट का एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये हम लोग सागर नेत्र प्रसर सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके थे। तो दोस्तों अभी ये था मिड अटलांटिक ओशियनिक रीज, किसका एग्जाम्पल है? ये इसका है रचनात्मक प्लेट्स का। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक नया क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे।
अब उसके बाद से अब ये प्लेट्स भले ही दूर जा रही हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी तो गोल है, मतलब ऐसा माना जाता है। तो अगर यहाँ से ये दूर जा रही है तो कहीं ना कहीं से ये प्लेट्स एक दूसरे की ओर भी जाती होगी, यानी कि भले यहाँ से ये दूर जा रही है, लेकिन कहीं कहीं एक और प्लेट्स होगी जो यहाँ से आ रही होगी। तो इसके वजह से क्या होगा कि ये प्लेट्स एक दूसरे की ओर आएंगे, और जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की ओर आएंगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग विनाशात्मक विनाशात्मक प्लेट। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये दोनों प्लेट्स पास आएंगी तो क्या होगा, किसी ना किसी प्लेट का घनत्व, यानी वो कोई ना कोई प्लेट ऐसा होगा जो बहुत भारी होगा और कोई प्लेट ऐसा होगा जो बहुत हल्का होगा। यानी कि सपोज मान लीजिए कि ये जो प्लेट है ये इसका घनत्व बहुत ज्यादा है, घनत्व क्या है, घनत्व अधिक है, इसका घनत्व कम है। तब क्या होगा, जब अधिक घनत्व वाली प्लेट्स जब कम घनत्व वाली प्लेट्स के पास आएगी तो जो अधिक घनत्व वाली प्लेट रहेगी वो क्या होगी, वो नीचे की ओर चली जाएगी और कम घनत्व की प्लेट्स ऊपर हो जाएगी। सपोज ये दो मार्कर है, अगर ये दोनों एक दिशा में आ रहे हैं, अगर इनमें बल लग रहा है तो जब बल लगेगा तो क्या होगा कि एक मार्कर ऊपर की ओर चला जाएगा। अगर ये जिसका जो मतलब भार है वो ज्यादा रहा तो ये क्या जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा। भार अधिक होगा तो नीचे की ओर जाएगा और भार कम होगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे। सपोज ये जो प्लेट है ये बहुत ज्यादा भारी है, इसका घनत्व ज्यादा है, और एक और प्लेट है जिसका घनत्व क्या है, कम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये प्लेट्स ऊपर की ओर से उठ जाएगा तब यहाँ पे बहुत सारे धूल कंकड़ ये सारे चीज भर जाएंगे, और जिसके वजह से ये एक माउंटेन का रूप धारण कर लेगी। एक माउंटेन, एक पर्वत जैसा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग वलित पर्वत। किस नाम से जानते हैं, वलित पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण कब होता है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे को ओर आती है तो निर्माण होता है वलित पर्वत का। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिमालय। हिमालय भी क्या है, एक वलित पर्वत है। इसका भी जो फॉर्मेशन हुआ है ये दो प्लेटों के मिलने से हुआ है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग हिमालय के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम लोग कभी मौका मिला तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो अगर हम बनाएंगे तो हम हिमालय के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि हिमालय जो है ये वलित पर्वत है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विनाशात्मक प्लेट बोलते हैं, क्योंकि एक प्लेट का ऐसे विनाश हो रहा है, यानी कुछ प्लेट टूट रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विनाशात्मक प्लेट। तो तीसरा प्लेट से उसको बोलते हैं संरक्षित प्लेट। अब संरक्षित प्लेट क्या होता है, संरक्षित प्लेट। अब पहले में क्या होता था, स्टार्टर प्लेट में वो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही थी, और विनाशात्मक प्लेट यानी दूसरे प्रकार में क्या हुआ था कि वो प्लेट एक दूसरे को ओर आ रही थी। लेकिन संरक्षित प्लेट में ना प्लेट एक दूसरी ओर जाएगी और ना प्लेट एक ओर आएगी। इसमें क्या होगा कि प्लेट समांतर गति करेगी, यानी कि एक दूसरे के ठीक ऐसे आएगी, एक प्लेट जाएगा एक प्लेट आएगा। अब क्या होगा, इनके बीच घर्षण की क्रिया होगी। क्या होगा, घर्षण होगा। तो इसमें ना ही कोई प्लेट का निर्माण हो रहा है, ना किसी क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, और ना ही किसी प्लेट का विनाश हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संरक्षित प्लेट बोलते हैं। ये था 3 प्रकार। अब दोस्तों आकार के आधार पर प्लेटों के भी कई प्रकार होते हैं, यानी कि जो आकार है वो भी वो प्लेटों के लिए बहुत मायने रखता है। आकार के आधार पर प्लेट 2 प्रकार की होती है, एक होती है बड़ी प्लेट, दूसरी होती है वो होती है छोटी प्लेट। पहला कौन होता है, बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट। जो नासा है उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि लगभग 100 प्लेटें हो सकती है। कितना हो सकती है, 100 प्लेटें। लेकिन अभी तक हमें सिर्फ बड़ी प्लेटों में सिर्फ 7 प्लेट मिली है और छोटी प्लेट्स में सिर्फ 20 प्लेट्स हमको पता चला है।
अब 7 प्लेट्स कौन कौन सी है, जिसमें पहला प्लेट्स आता है उसका नाम है उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, उसके बाद एक और प्लेट आता है जिसका नाम है यूरेशिया प्लेट। और भी एक प्लेट है जिसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे एक और प्लेट आता है जिसका नाम है आर्कटिक प्लेट। एक और प्लेट है उसका नाम है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। किसी किसी बुक में सिर्फ 6 प्लेट्स बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट है वो उसको सिर्फ एक प्लेट बोलते हैं। यानी कि ये जो दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका इसको क्या बोलते हैं? अमेरिकी प्लेट के नाम से जाना जाता है, अमेरिकी प्लेट्स। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों प्लेट को अगर मिला के बोले तो सिर्फ 6 प्लेट है। अगर हम इसे अलग अलग बोलते हैं तो सिर्फ कितने प्लेट्स हैं? 7 प्लेट हैं। 20 में से जैसे कुछ प्रमुख प्लेट है उनका नाम याद रखिएगा। जैसे पहला है नाजिका प्लेट। कौन सा प्लेट है? नाजिका प्लेट। ये क्या है? छोटी प्लेट है। उसके बाद से एक है कोकोस प्लेट। उसके बाद से एक और प्लेट्स का नाम आता है, उसका नाम है अरेबियन प्लेट। फिर एक और प्लेट है जिसका नाम है कैरेबियन प्लेट। ऐसे करके भी 20 प्लेट है। यानी तो जो प्रमुख प्लेट है उसका नाम है कैरेबियन, अरेबियन, नाजगा, कोकोस। और भी बहुत सारी प्लेट है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।